तो बेटा अब जो है हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो डिफाइन करते हैं कि ब्रीथिंग जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी जो है इसको डिफाइन किया था, फिर ज़रा इसको जो है वो देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो ब्रीथिंग हम कहते हैं कि ये जो है वो बेटा बेसिकली एक फिजिकल मूवमेंट है। क्या है? एक फिजिकल मूवमेंट है बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। उस फिजिकल मूवमेंट के नतीजे में जो है वो क्या हो, गैस एक्सचेंज हो। क्या हो? गैस एक्सचेंज जो है वो बेटा हो, उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं। ठीक है, क्या? ब्रीथिंग का। और ब्रीथिंग जो है वो आप कह लो कि एनिमल करते हैं। क्या करते हैं? ब्रीथिंग जो है वो हायर एनिमल जो है वो उसको टेक प्लेस कर रहे हैं। फिर मैं ज़रा इसको डिफाइन कर देता हूँ। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ फिजिकल मूवमेंट इन विच एनिमल एक्सचेंज देयर गैस फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट एंड इनर इन्वायरमेंट। क्लियर? अब ये बाहर वाले इन्वायरमेंट से अंदर वाले इन्वायरमेंट में और अंदर वाले इन्वायरमेंट से बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो है वो बेटा जो गैस एक्सचेंज होती है फिजिकल मूवमेंट के जो है वो नतीजे में, उस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ब्रीथिंग का। और ब्रीथिंग को जो के मैकेनिज्म को जो है वो बेटा हम टू जो है वो प्रोसेस या टू स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वन बाय वन जो है हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास इनहेलेशन है। क्या है? इनहेलेशन, या इसको हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस जो है उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास एक्सहेलेशन है। दूसरा प्रोसेस कौन सा है? एक्सहेलेशन। और इसको जो है हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्सपायरेशन का जो है वो फिनोमेना भी कहते हैं, या जो है वो एक्सहेलेशन भी कहते हैं। और इनहेलेशन को जो है हम इंस्पायरेशन का फिनोमेना भी कहते हैं। क्लियर? दोनों ही एक ही चीज़ है। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि इंस्पायरेशन कैसे होती है और एक्सपायरेशन जो है वो कैसे होती है। वन बाय वन जो है वो दोनों को हम जो है वो स्टडी करते हैं, कौन कौन सी चेंजेस जो है वो इनहेलेशन में आती हैं, कौन कौन सी चेंजेस जो है वो एक्सहेलेशन के प्रोसेस में आती हैं। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है वो कौन सा प्रोसेस है, इनहेलेशन। अब इनहेलेशन जो है वो बेटा बेसिकली जो है ये एक ऐसी फिजिकल मूवमेंट है जिसके अंदर जो है एयर इनटेक की जाती है। ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर, तो इनहेलेशन के प्रोसेस के अंदर जैसा कि मैं बता रहा था बेटा कि ये एक ऐसा जो है वो प्रोसेस है, फिजिकल मूवमेंट है, जिसके अंदर जो है वो क्या किया जाता है, एयर को इनटेक किया जाता है। क्या किया जाता है? एयर को इनटेक किया जाता है फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, फ्रॉम आउटर साइड या आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो हवा को बॉडी के अंदर ले जाने के अमल को हम क्या नाम देते हैं? ये इनहेलेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब ये इनहेलेशन का प्रोसेस जो है इतना सिंपल नहीं जितना मैंने आपको लिख दिया कि एयर जो है वो अंदर ले गया तो इसको इनहेलेशन कहते हैं, जिस तरह अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तो इनहेलेशन के प्रोसेस ज़रा फील कीजिएगा कि जब मैं हवा को जो है वो इनटेक करूँगा, क्या करूँगा? हवा को जो है वो बेटा मैं इनटेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा गौर करें। यहाँ तक का प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर जो मूवमेंट हुई मेरी बॉडी के अंदर जो है वो कैसे कैसे हुई उसको ज़रा हम देखते हैं। ठीक है, अब इनहेलेशन के अंदर जो है आप सबसे पहले कह लो कि हमारे जो है वो बेटा बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल, कौन से? इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? जो कि हमारे रिब्स के ऊपर मौजूद होते हैं। क्या ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन? ये जो है वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इनहेलेशन के प्रोसेस के अंदर इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल जो है वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी वक्त जो है आप कह लो कि हमारे जो है वो रिब्स जो है, क्या है? रिब्स जो है वो मूव करेंगी अपवर्ड।
इसकी तरफ मूव करेंगी। रिब्स की जो मूवमेंट होगी, ठीक है, रिब्स जो है वो दो डायरेक्शन में मूव करेंगी। कौन कौन सी डायरेक्शन में, वन बाय वन हम देख लेते हैं। रिब्स एक तो जो है वो बेटा अपवर्ड मूव करेंगी, किसकी तरफ मूव करेंगी, रिब्स जो है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेंगी। दूसरी डायरेक्शन जो है ये बेटा आप कह लो कि फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो रिब्स मूव करेंगी। फिर से मैं आपके सामने जो है वो करता हूँ। ये देखो, ये मेरे पसली के ऊपर जो मसल है, ठीक है, ये रिब्स के मसल जब मैं इनहेलेशन करूँगा तो देन ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखें, तो देन जो है क्या हुआ कि मेरे जो है रिब्स, मेरी पसलियाँ जो है वो ऊपर उठी। किस तरफ उठी, ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट हुई, ठीक है। और फिर जो है अगर आप देखो, ये नॉर्मल था, एक तो मैंने आपको बताया अपवर्ड, इस तरह जो है रिब कैच जो है वो ऊपर की तरफ उठा, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो एक अपवर्ड उठ गया। और फॉरवर्ड जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए चेस्ट का जो है वो आगे की तरफ भी जो है वो चेस्ट यहाँ से आगे की तरफ भी जब हम सांस लेंगे उभरेगी, ठीक है। किस तरह, ये देखिए ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जो है वो चेस्ट मूव कर रही है, ठीक है। चेस्ट की जो है वो मूवमेंट रिब्स की जो है वो किस तरफ होती है, एक तो जो है वो बेटा अपवर्ड मूवमेंट शो करती है और दूसरा जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो शो करती है, ठीक है। कौन, हमारे रिब्स कौन मूव करती हैं, रिब्स जो है वो बेटा एक अपवर्ड साइड पे जो है वो मूवमेंट शो करती हैं और दूसरा जो है वो फॉरवर्ड साइड पे। क्लियर, इन टू डायरेक्शंस के अंदर जो है वो हमारी रिब्स मूव करती हैं। किसके नतीजे में, इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में। किसके, इंटरकॉस्टल मसल जो है वो बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसके कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में आप कह लो कि रिब्स जो है वो टू डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं। अब एक तो हमने कह दिया कि इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके नतीजे में रिब्स जो है वो मूव कर रही है। दूसरा जो है वो बेटा चेंज आप कह लो कि क्या आता है कि हमारे थोरेसिक कैविटी के जो है वो फ्लोर के ऊपर, थोरेसिक कैविटी के फ्लोर के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं डायाफ्राम। क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया एक पर्दा सा होता है। डायाफ्राम जो है वो क्या करता है कि ये भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायाफ्राम भी क्या होता है, डायाफ्राम जो है वो बेटा ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देन जो है, अब इसका अगर देखा जाए तो नॉर्मल केस में जो है वो डायाफ्राम की शेप जो है वो कुछ यूँ होती है, डूम शेप होती है। अब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, जैसे ही ये जो है वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपनी पोजीशन से यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डायफ्राम यहाँ इस पोजीशन में जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये डूम शेप स्ट्रक्चर जो है इस पोजीशन में की अगर बात करें तो इस फॉर्म के अंदर ये जो है वो बेटा रिलैक्स है, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स होता है और रिलैक्स से जब ये मूव कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम जो है वो किस तरह, किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में जैसे ही डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। और लेस डूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस डूम हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन। क्लियर। उसके बाद तो ये दो चेंजेस जब आती हैं बेटा, तो उसको अगर हम डायग्राम बना के ज़रा देखें तो ये हमारे पास जो है, फर्ज करो इस साइड का व्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो बेटा एक लाइन, ये हमारे जो है वो लंग्स हैं। ये नीचे की तरफ जो है हमारा नॉर्मल जो है वो डायफ्राम है। ये रिलैक्स फॉर्म में, किस फॉर्म में, रिलैक्स फॉर्म में जो है वो डायफ्राम है, ठीक है। अब डायफ्राम में जो है वो क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट। तो डायफ्राम जो है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो है वो बेटा आप कह लो कि लेस डूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है वो लेस डूम इस फॉर्म में आ गया। जैसे ये इस फॉर्म में आया बेटा तो यहाँ गौर करें कि यहाँ पहले मौजूद था, अब इधर आ गया, तो क्या इसने जो है वो स्पेस इंक्रीज की, क्या की, यहाँ जो है वो एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया कि नहीं हुआ,
एरिया डेफिनेटली इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर गया। डायफ्राम क्या कर गया? डाउनवर्ड मूव कर गया। तो डेफिनेटली अब लंग्स जो है नीचे से इसके ऊपर जो है वो क्या आ गई? स्पेस आ गई, नीचे से प्रेशर जो है वो कम हो गया। और दूसरी बात कि ये जो ऊपर पसलियाँ थी, एक तो ये फॉरवर्ड हो गई और एक अपवर्ड होगी। तो देन जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर क्या होगा? डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, दोनों के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो है वो प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर क्या है? प्रेशर जो है ऑन लंग्स, ये जो है वो बेटा रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंग्स के ऊपर जो है वो प्रेशर रिड्यूस हो गया। प्रेशर रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया भी जो है वो इसका किसका? थोरेसिक कैविटी का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जैसे जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो उसी वक्त जो है आउटर इन्वायरमेंट से, कौन से इन्वायरमेंट से? आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो एयर इनटेक की जाएगी इनसाइड द लंग्स। किसकी तरफ है? इनसाइड द लंग्स जो है वो एयर मूव की जाती है। किस किस वजह से? प्रेशर एरिया, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से लंग्स पे, और दूसरा जो है वो सरफेस एरिया। ये दो पॉइंट जो है वो फेवर देते हैं कि आउटर इन्वायरमेंट से, किससे? आउटर इन्वायरमेंट से एयर जो है वो इनसाइड मूव करे। क्या करे? इनसाइड जो है वो मूव करे। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? तो ये तो था हमारे लिए एक सिंपल जो है वो मैंने आपको ओवरव्यू बताया इनहेलेशन के प्रोसेस का। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इनहेलेशन का प्रोसेस जो है वो एयर के इनटेक करने का अमल है फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। क्लियर? अब इसमें जो है फिजिकल मूवमेंट जो है होती है वो किसकी वजह से होती है? इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से होती है और डायफ्राम की वजह से होती है। जब इंटरकॉस्टल मसल जो है वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में जो हमारी रिब्स होती हैं जिसके ऊपर ये मौजूद होते हैं वो मूव करते हैं। क्या करती हैं? रिब्स मूव करती हैं टू डायरेक्शन के अंदर। रिब्स ऊपर की तरफ भी उठती हैं और आगे की तरफ भी जो है वो मूव करती हैं। क्लियर? और फिर डायाफ्राम जो है वो बेटा वो कंट्रैक्ट करता है और जो है वो लोअर हो जाता है। पहले ये डूम शेप होता है इस तरह, अब ये डूम से जो है वो लेस डूम शेप होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? और ये जो है वो नीचे से भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर लंग्स जो है वो इजीली एक्सपैंड कर जाते हैं। लंग्स जो है वो क्या करते हैं? लंग्स आप क्या लो कि इजीली जो है वो बेटा आप के लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? लंग्स जो है वो इजीली एक्सपैंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। एनी कंफ्यूजन आपको? अब जैसे लंग्स जो है वो एक्सपैंड किए तो इनसाइड द लंग क्या होगा? इनसाइड जो लंग्स है वहाँ पे आप कह लो कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। इनसाइड लंग्स जो है वो क्या है? वो प्रेशर डिक्रीज, लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो मूवमेंट होगी एयर की। अंडरस्टैंड? इसीलिए जो है आउटर इन्वायरमेंट से हवा जो है हमारे फेफड़ों के अंदर इजीली जो है वो मूव कर जाती है। क्लियर? तो यहाँ तक जो था प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन जो है वो क्या है। एक्सहेलेशन का प्रोसेस बिल्कुल इसके उलट है। क्या है? बिल्कुल इसके जो है वो अपोजिट है। उसको अगर हम जो है वो देखते हैं कि एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो क्या है। पहले हमने देखा कि बेटा इनहेलेशन, एक्सहेलेशन अभी मैंने कहा कि ये जो है वो अपोजिट है किसके? इनहेलेशन के। अब यहाँ पे जो है वो सारी तब्दीलियाँ उसके अपोजिट होंगी, चेंजेस उसके अपोजिट होंगी जो किसमें हुई थी? एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में जो है वो बेटा हमने क्या कहा था कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो क्या किए थे? वो मूव कंट्रैक्ट किए थे। अब यहाँ पे जो है क्या होगा कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो ऑलरेडी क्या हुए हैं? कंट्रैक्ट हुए हैं। क्या हुए हैं? कंट्रैक्ट हुए हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अब यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल जो है वो क्या हो जाएंगे? वो रिलैक्स हो जाएंगे।
इंटरकॉस्टल मसल क्या होंगे, यहाँ पे जो है वो रिलैक्स होंगे। जैसे इंटरकॉस्टल मसल जो है वो बेटा रिलैक्स होंगे तो उस वक्त हमारी जो रिब्स हैं, क्या है, रिब्स जो है वो फिर मूव करेंगी किस डायरेक्शन में, पहली वाली डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। कौन कौन सी थी, पहले जो है वो बेटा रिब्स अपवर्ड मूव की थी और फॉरवर्ड। तो अब जो रिब्स हैं वो बेटा किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, वो जो है वो डाउनवर्ड, किस तरफ है, डाउनवर्ड मूव करेंगी, और एज वेल एज जो है वो बैकवर्ड। ठीक है, इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या हुआ था कि रिब्स में जो है वो बेटा अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव किया था, लेकिन जो है वो एक्सहेलेशन के प्रोसेस में रिब्स जो है वो क्या करेंगी, वो आप कह लो कि इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होने की वजह से हमारी रिब्स जो है वो आप कह लो कि ये जो है वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड इसकी तरफ है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड जो है ये मूवमेंट शो करेंगी। क्लियर, अंडरस्टैंड। फिर दूसरी तरफ हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल हैं, क्या सॉरी डायाफ्राम में, दूसरी तरफ क्या है, डायाफ्राम जो है वो क्या हुआ था, डायाफ्राम भी जो है वो इनहेलेशन के प्रोसेस में जो है वो कंट्रैक्ट हुआ था। अब ये भी जो है वो बेटा रिलैक्स होगा, क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो जब ये कंट्रैक्ट हुआ था तो लेस डूम हो गया था, लेकिन डायाफ्राम जैसे ही जो है वो बेटा रिलैक्स होगा तो ये जो है वो फिर से आप कह लो कि मोर डूम शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर डूम शेप जो है वो बेटा हो जाएगा। क्लियर, पहले किस फॉर्म में था, पहले जो है ये लेस डूम था, अब ये जो है आप कह लो कि मोर डूम हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है वो रिलैक्स हो गया। पहले ये कंट्रैक्ट फॉर्म में था, कौन सी फॉर्म में था, कंट्रैक्ट फॉर्म में था, और अब ये जो है वो रिलैक्स फॉर्म में है। अब जैसे ये जो है वो डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो नीचे से जो है वो बेटा थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया रिड्यूस, क्योंकि पहले डायफ्राम ये था, अब यहाँ से मूव करके जो है वो ऊपर चला गया, ऐसे ही। अब यहाँ से जो है वो एरिया भी कम हो गया, और दूसरी तरफ जो हमारे जो है वो बेटा रिब्स, ये पहले अपवर्ड थी वो भी डाउनवर्ड होगी। ये देखिए इनहेलेशन में मैंने क्या कहा था, यहाँ तक। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा कि ये इंटरकॉस्टल मसल जो है कंट्रैक्ट हुए थे, ये जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कंट्रैक्ट जो हुए थे वो रिलैक्स होंगे। अब जब ये मसल रिलैक्स होंगे तो पसलियाँ जो है इनको अपवर्ड और फॉरवर्ड उन्होंने हैंग किया होगा। अब ये जो है वो ये डाउनवर्ड भी गई और बैकवर्ड भी चेस्ट कैविटी गई। क्लियर, तो ये जो है वो चेस्ट कैविटी बैकवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड मूव करेगी। तो डेफिनेटली दोनों का डायफ्राम और जो है वो बेटा आप कह लो इंटरकॉस्टल मसल जो है जो आपस में क्या हुए, सॉरी दोनों ही रिलैक्स होंगे, इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया किसका, चेस्ट का, चेस्ट कैविटी का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया जो है वो डेटा डिक्रीज होगा, इट मीन दैट के जो है वो प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। क्या होगा, प्रेशर जो है वो होगा किसके ऊपर, ऑन लंग्स के ऊपर। ठीक है, अब लंग्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो इट मीन दैट हमने स्टार्ट में कहा था लंग्स जो है स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं। तो वो क्या होगा कि जो एयर होगी लंग्स के इनसाइड, क्या होगी, लंग्स के इनसाइड एयर जो है वो बेटा मूव कर जाएगी किस साइड पे, आउटसाइड। तो ठीक है, किसकी साइड पे, आउटसाइड या आउटर एनवायरनमेंट में जो है वो एयर मूव कर जाएगी। क्या कर जाएगी, एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये हमने जो है वो प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन देखा। अब ये प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन हो या एक्सहेलेशन हो, ये दोनों ही बेटा जो आप कह लो के कंट्रोल होते हैं, ये हमारा ब्रेन इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। अगर हम नॉर्मल जो है वो बात करें कि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो ब्रीथिंग होती है, क्या होती है, ह्यूमन के अंदर जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो है आप कह लो कि 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। कितना होता है, 16 से 20 सांसें जो है वो हम पर 1 मिनट के अंदर जो है वो भरते हैं नॉर्मल कंडीशन। कितने कंडीशन में, 1 मिनट में हम जो है वो 16 से 20 सांसें जो है वो भर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड, ये एक नॉर्मल रेट है। लेकिन फर्ज करो अब ये जो 16 से जो 20 है
हमारा जो है ब्रीथिंग रेट, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जिसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है। कौन है? ये जो है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो बेटा बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है। अब रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो स्टिमुलेट कैसे होता है? ठीक है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो स्टिमुलेट कैसे होता है? ये जो है वो बेटा आप कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ये स्टिमुलेट कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किसके अंदर है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर, वो उसको स्टिमुलेट करती है कि आया कि रेट इंक्रीज करना है कि नहीं करना। क्लियर? हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल केस के अंदर हमने अभी कहा कि हम जो है वो जो रेस्ट में होते हैं या नॉर्मल कोई वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा जो है वो 16 से 20 सांसें हम 1 मिनट में करते हैं, और उस सांसों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ये जो है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर। और इसको स्टिमुलेशन, इसको वर्क करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो स्टिमुलाई चाहिए वो क्या चाहिए? वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये तो मैंने नॉर्मल केस की बात की कि हम जो है वो रेस्ट में हैं। अब मैं क्या देता हूँ कि मैं जो है वो हार्ड वर्क या एक्सरसाइज करने लगा हूँ। क्या करने लगा? हार्ड वर्क करने लगा हूँ या जो है वो बेटा एक्सरसाइज करने लगा हूँ। तो देन क्या होगा? जब हम जो है हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे इंक्रीज होता है वो हम देखते हैं। अब अभी जो है मैं नॉर्मल था, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं हार्ड वर्क करने लगा। क्या करने लगा? हार्ड वर्क या जो है वो एक्सरसाइज करने लगा। अब हार्ड वर्किंग के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए जो है वो क्या चाहिए? इसको जो है वो बेटा आप कह लो कि एनर्जी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? एनर्जी जो है वो बेटा प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन से। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये जो है वो एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उस जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन जो है एनर्जी के साथ एक तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और दूसरा ये जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो 2 चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम ब्रीथिंग के हवाले से देखें तो ये जो है वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, और दूसरी एनर्जी। एनर्जी तो हम वर्किंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे जो है वो सेल के अंदर है एक्यूमुलेट होना शुरू होती है। सेल से ये जो है वो बॉडी के दूसरे जो है सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो ब्लड के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। तो उसमें जो है वो आप कह लो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम फेंकते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर जो है वो ड्रॉप करते जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है, क्या होती है? इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बेटा इंक्रीज होगी। तो देन जो है इंक्रीज जो है वो कैसे होगी? ह्यूमन के अंदर जो है वो नॉर्मल आप कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.04% जो है वो होती है। ठीक है, अब इससे जो है ये इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही? इंक्रीज हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो ये सिग्नल जो है इसके इंक्रीज के या लेवल जो है वो हाई होने के ये किसको जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके इंक्रीज होने के सिग्नल जो है वो बेटा जा रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को, या रेस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारा ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन जो है वो सेंस कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही। तो देन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑर्डर करेगा। क्या करेगा? ये जो है वो ऑर्डर क्रिएट करता है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो किस किस को क्रिएट करता है? एक तो ये ऑर्डर देता है इंटरकॉस्टल मसल्स को। किसको? इंटरकॉस्टल मसल्स को जो है वो बेटा ऑर्डर देता, और दूसरा जो है ये ऑर्डर देगा किसको? डायाफ्राम को। किसको ऑर्डर देगा? डायाफ्राम को। डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल आपस में कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर, किसके अंदर? कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर जो है वो बेटा मूवमेंट शो करेंगे, और ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। उसका रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्यों?
क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस होती है एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करके अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, इससे छुटकारा पा लिया जाता है आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज करके, अंडरस्टैंड। तो इसको जो है ब्रीथिंग रेट जो है जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर ये जो है वो 16 से 20 से मूव करके ये आप कह लो कि 36 से जो है वो 40 ब्रीथ जो है हम करते हैं कितना, 5 मिनट। पहले नॉर्मल केस में हम कितना कर रहे थे, 16 से 20, और ये जो है वो हार्ड वर्किंग के केस में जो है हम 36 से जो है वो 40 जो है वो पर मिनट, इतना पर मिनट के अंदर जो है वो हम सांसें भरते हैं, अंडरस्टैंड, क्लियर, एनी कन्फ्यूजन अप टू दिस, गुड। तो बेटा ये जो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो लंग्स को देखा, हमने जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा, ठीक है, और साथ में जो है हम मैकेनिज़्म जो है कि कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसको हमने कहा कि ये हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है हमारे ब्रेन के अंदर, वो इसको जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, और इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है जो है वो ज़रूरी है। अगर इसकी कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो ब्रीथिंग रेट डिक्रीज़ होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है ब्लड के अंदर तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होगा, और मैक्सिमम अप टू 40 तक 1 मिनट में जो है वो जाता है, क्लियर, अंडरस्टैंड, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।